हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो पढ़ रहे हैं वो यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियां हमारा टॉपिक है। और उस टॉपिक के अंतर्गत जो आज हम पढ़ेंगे वो संग्रहालय, संस्थान और प्रकाशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक संग्रहालय और संस्थान को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जनजातीय प्रकाशन के बारे में। और ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं वो निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक को रेफर कर सकते हैं और आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम जनजातीय प्रकाशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे बुक्स में उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जनजातीय प्रकाशन में क्या दिया गया है? अनुसूचित जनजाति के लोग तथा उनकी जीवन संस्कृति पर आधारित विभिन्न छाया प्रतियों को जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा उनकी जीवन संस्कृति पर आधारित विभिन्न छाया प्रतियों को जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था भोपाल द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। प्रमुख जनजातीय प्रकाशन जो हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे आदिवासी धरोहर 2023, आदिवासी धरोहर 2003, चौमासा ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जनजाति लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर प्रकाशित है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्रमुख जनजाति प्रकाशन निम्नानुसार हैं। आदिवासी धरोहर 2003 तो चौमासा ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं अन्य संस्कृति रूपों पर केंद्रित चौमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन जनजाति लोक कला और बोली विकास अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर क्या है? प्रकाशित है। इसके बाद गोंडी हिंदी शब्दकोश, ये 2006 से प्रकाशित है। कोरकू हिंदी शब्दकोश 2007 से, भीली हिंदी शब्दकोश 2007 से प्रकाशित है। तो गोंडी हिंदी शब्दकोश 2006 से, कोरकू हिंदी शब्दकोश 2007 से, भीली हिंदी शब्दकोश 2007 से, ट्राइबल स्ट्राइड 2007 से प्रकाशित है। जनजाति फोलियो 15 प्रकार के, ये कब से प्रकाशित हो रहे हैं? 2009 से। जनजाति गोदना, श्रृंगार और उपचार, ये 2012 से प्रकाशित है। कोरकू व्याकरण 2013 से, भीली व्याकरण 2013 से, जनजाति गोदना, श्रृंगार और उपचार कब से प्रकाशित है? 2012 से। जनजातीय फ्लोलियो 15 प्रकार के जो हैं वो 2009 से, ट्राइबल स्ट्राइड 2017 से। इसके बाद बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, ये कब से प्रकाशित हो रहा है? 2013 से। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, इसके कितने पार्ट हैं? पार्ट 1 और 2 है, वो 2013 से क्या हो रहा है? प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद भील जनजाति समूह के सांस्कृतिक आयाम 2015 से, जनजातीय चित्रशिल्प जो है ये 2017 से, अगरिया 2017 से, ये सभी प्रकाशन जो हैं प्रकाशन वर्ष दिए गए हैं। तो जनजातीय चित्रशिल्प 2017 से, अगरिया 2017 से, प्रकृति पूजा का पर्व इंदल जो है ये भी 2017 से, हिरोंदी मुंदरी 2017 से, बैगानी हिंदी शब्दकोश 2017 से, पारंपरिक बैगानी गीत जो है 2017 से, भिलाली हिंदी शब्दकोश 2017 से, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां 2017 से, और बारेली हिंदी शब्दकोश जो है वो कब से? 2017 से। इसके बाद भीली हिंदी शब्दकोश द्वितीय संस्करण 2019 से, कोरकू हिंदी शब्दकोश द्वितीय संस्करण 2019 से, जनजाति वाद्य 2020 से, नवासी हिंदी शब्दकोश 2020 से, मध्य प्रदेश की औषधीय वनस्पतियां 2020 से, गोंड पेंटिंग का प्रकाशन 2020 से, संग्रहालय प्रादर्श का प्रकाशन 2020 से, परंपरागत जनजाति बांस शिल्पकला 2020 से प्रकाशित हो रहा है। 29वें नंबर पे मवासी जनजाति के पारंपरिक लोकगीत कब से प्रकाशित हो रहे हैं? 2021 से। और मध्य प्रदेश के जनजातीय नृत्य 2021 से क्या हो रहे हैं? प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख प्रकाशन के बारे में, जैसे कि पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वन्या प्रकाशन के बारे में है। वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश शासन आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में हुई। तो वन्या प्रकाशन की अगर हम बात करें तो वर्ष 1980 में मध्य प्रदेश शासन
प्रशासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के उपक्रम के रूप में हुई। वन्या का पंजीयन मध्य प्रदेश फर्म्स एंड सोसाइटी मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया। तो वन्या का जो पंजीयन है वो मध्य प्रदेश फर्म्स एवं सोसाइटीज मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा किया गया। वन्या की क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? तो वन्या के प्रमुख उद्देश्य अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हित में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में पहुंचाना। तो वन्या के मुख्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य हम पढ़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हित में आदिवासी संस्कृति से संबंधित श्रेष्ठ साहित्य को आदिवासी समाज में क्या करना, पहुंचाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? नव साक्षर एवं शिक्षित आदिवासियों के लिए श्रेष्ठ साहित्य की खरीद, निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण। तो नव साक्षर एवं शिक्षित आदिवासियों के लिए श्रेष्ठ साहित्य की खरीद, निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण। तीसरा है प्रमुख आदिवासी बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। तो प्रमुख आदिवासी बोलियों में श्रेष्ठ साहित्य एवं पाठ्य पुस्तकों का क्या, प्रकाशन। चौथा पॉइंट है आदिवासी क्षेत्रों एवं आदिवासी जनजीवन से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का संपादन एवं प्रकाशन तथा पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का क्या करना, पुनर्प्रकाशन करना। तो क्या हमने पढ़ा कि आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी जनजीवन से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का क्या करना, संपादन और प्रकाशन तथा पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का क्या करना, पुनर्प्रकाशन करना। नेक्स्ट क्या उद्देश्य है? आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन करना। नेक्स्ट भारतीय संस्कृति एवं महापुरुषों से संबंधित चुनी हुई सामग्री का प्रकाशन एवं इनके संबंध में पूर्व प्रकाशित सामग्री का मूल प्रकाशकों से अनुबंध कर प्रकाशन तथा आदिवासी क्षेत्रों में उनका वितरण करना। अगला है अन्य प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित चुनी गई पुस्तकों को आदिवासी क्षेत्रों, छात्रों तथा संस्थाओं के लिए खरीद एवं वितरण तथा उनके विशेष संस्करणों का क्या करना, प्रकाशन करना। तो हमने क्या देखा? अन्य प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित चुनी गई पुस्तकों को आदिवासी क्षेत्र, छात्रों तथा संस्थाओं के लिए खरीद एवं वितरण तथा उनके विशेष संस्करणों का प्रकाशन। और इसके पहले हमने क्या देखा? भारतीय संस्कृति एवं महापुरुषों से संबंधित चुनी गई सामग्री का प्रकाशन और इनके संबंध में पूर्व प्रकाशित सामग्री का मूल प्रकाशकों से अनुबंध कर प्रकाशन तथा आदिवासी क्षेत्रों में क्या करना, उनका वितरण करना। आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान सामग्री का प्रकाशन और आदिवासी क्षेत्र एवं आदिवासी जनजीवन से संबंधित मूल्यवान पुराने अभिलेखों का संपादन एवं प्रकाशन तथा पूर्व प्रकाशित दुर्लभ साहित्य का क्या करना, पुनर्प्रकाशन करना। इसके बाद आदिवासी संस्कृति का अनुरक्षण तथा उसके प्रसार के लिए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त सामग्री का संकलन एवं प्रकाशन। नेक्स्ट पॉइंट, संचालक मंडल की सहमति से अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करना जिनसे अनुसूचित जाति आदिवासी छात्र छात्राओं के शैक्षणिक स्तर का उन्नयन हो सके तथा इस निमित्त दान एवं आर्थिक सहयोग देना। इसे निमित्त दान और आर्थिक सहयोग देना। हम क्या पढ़ रहे हैं? वन्या प्रकाशन के मुख्य उद्देश्य के बारे में। इसके बाद जनजाति जीवन, संस्कृति, समाज, परंपरा, लोक संपदा एवं विभिन्न विषयों पर केंद्रित बहुविध आयोजन करना तथा फिल्म, वीडियो, ऑडियो एवं अन्य पारंपरिक तथा आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्यक्रमों का क्या करना, निर्माण और प्रसारण करना। तो इस तरीके से हमने वन्या प्रकाशन के प्रमुख उद्देश्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सामुदायिक जनजातीय रेडियो केंद्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र आरंभ होने के बाद गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू, भारिया, बाहुल क्षेत्र में सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र निम्नानुसार है। तो सबसे पहले जो रेडियो केंद्र बना था वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र आरंभ हुए और उसके बाद फिर गोंड, बैगा, सहरिया, कोरकू, भारिया बहुत क्षेत्रों में सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र जो है वो निम्नानुसार हैं। तो इसके बाद हम पहला रेडियो केंद्र अगर हम बात करते हैं तो बैगा बहुल क्षेत्र चाड़ा जो है ये कहाँ पर है? तो ये डिंडोरी में है। बैगा बहुल क्षेत्र चाड़ा जो है ये डिंडोरी में है। बैगा बहुल क्षेत्र बैहर जो है ये कहाँ पर है? बालाघाट में है। कोरकू बहुल क्षेत्र खालवा जो है ये खंडवा में है। गोंड बहुल क्षेत्र चिचोली जो है वो कहाँ पे है? बैतुल में है। भील बहुल क्षेत्र नालछा धार में है। भील बहुल क्षेत्र मेघनगर कहाँ पे है? झाबुआ में। सहरिया बहुल क्षेत्र सिसईपुरा श्योपुर में है। भारिया बहुल क्षेत्र बिजौरी कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। भील बहुल क्षेत्र गुना
में है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने पहला सामुदायिक रेडियो केंद्र जो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र था वो देखा, जो कि कहाँ पे है, विश्व का पहला था और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य जनजातियों से जुड़े रेडियो केंद्र के बारे में। पहला है बैगा बाहुल क्षेत्र चाड़ा, जो कि कहाँ पे है, डिंडोरी में। बैगा बाहुल क्षेत्र बैहर बालाघाट में है। कोरकू बाहुल क्षेत्र खालवा जो है खंडवा में है। गोंड बाहुल क्षेत्र चिचोली कहाँ है, बैतूल में। भील बाहुल क्षेत्र नालछा धार में। भील बाहुल क्षेत्र मेघनगर झाबुआ में। सहरिया बाहुल क्षेत्र सेसईपुरा श्योपुर में। भारिया बाहुल क्षेत्र बिजौरी छिंदवाड़ा में। और भील बाहुल क्षेत्र कहाँ पे है, गुना में। इसके बाद हम बात करते हैं मवासी जनजाति शब्दकोश के बारे में। तो मध्य प्रदेश के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की इस बोली का शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था द्वारा छिंदवाड़ा जिले की मवासी जनजाति की बोली का क्या किया जा रहा है, शब्दकोश तैयार किया जा रहा है। यह जनजाति छिंदवाड़ा के जुन्नार देव, तामिया, परासिया, बिछुआ, मोखेड़े एवं अमरवाड़ा में पाई जाती है तथा इसकी बोलियां विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा के जुन्नार गिरदेव में, तामिया, परासिया, बिछुआ, मुखेड़ व अमरवाड़ा में पाई जाती है तथा इसकी बोलियां जो हैं वो विलुप्त होने की कगार पर है। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जनजाति समूह निवासरत हैं? तो मध्य प्रदेश में कितने जनजाति समूह निवासरत हैं? तो कितने जनजाति, 43 जो हैं वो जनजाति समूह क्या है, निवासरत हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो 3 जनजातियों को पिछड़ी जनजाति के रूप में क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति समूह में शामिल नहीं है? तो अगर हम देखें बैगा, भारिया, सहरिया ये तीनों ही विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, लेकिन कोल जो है वो विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सहरिया विकास अभिकरण जो है ये कहाँ पर है? तो सहरिया विकास अभिकरण जो है ये कहाँ पर है, गुना में है। कहाँ पे है, गुना में है। इसके बाद बैगा विकास अभिकरण कहाँ पर है, बालाघाट में। और भारिया विकास अभिकरण कहाँ पर है, तामिया में है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सहरिया विकास अभिकरण का कार्यालय कहाँ नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि सहरिया कहाँ निवास करती है, मोस्टली जो मध्य प्रदेश के उत्तर में जो जिले हैं वहाँ पर। तो श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर तीनों सही हैं, लेकिन शहडोल जो है वो सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगा विकास अभिकरण के कार्यालय स्थित है। तो बैगा अभिकरण के कार्यालय कहाँ स्थित है, मंडला, उमरिया, डिंडोरी और अनूपपुर। तो इसके डी ऑप्शन क्या है, चारों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारिया विकास अभिकरण का कार्यालय किस जिले में स्थित है? तो भारिया विकास अभिकरण का कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया था? तो संस्था TRI को नोडल TRI कब बनाया गया है? तो ये सितंबर 2008 में संस्था TRI को नोडल TRI बनाया गया। तो ध्यान रखना हमें, सितंबर 2008 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति संबंधित राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो कितनी है, 5 है। जनजाति संबंधित राज्य स्तरीय विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है, 5 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बाहुल्य 15 जिलों में कितने अभिकरण गठित किए गए हैं? तो कितने अभिकरण गठित किए गए हैं, 11 अभिकरण गठित किए गए हैं। और कितने जिलों में, 15 जिलों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय किन किन जिलों में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर, गुना और इंदौर में क्या है, स्थित है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 25 के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का पंजीयन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का पंजीयन कब किया गया था? 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने आर्थिक एवं स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन कब से प्रारंभ हुआ? तो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम ने के आर्थिक एवं स्वरोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो कब से प्रारंभ हुआ? तो 1 अप्रैल 1995 से प्रारंभ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैप्सेट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें पहला पॉइंट है कि इसकी स्थापना वर्ष 1981 में 81 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना वर्ष कब की गई थी? 1981 में की गई थी। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत स्थापित है, बिल्कुल सही है। 1989 में इसमें तकनीकी कार्यक्रम के आयोजन को भी सम्मिलित किया गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो मैपसेट से संबंधित तीनों कथन दिए गए हैं वो क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी विकास संस्थान के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो उद्यमी विकास संस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यह 20 मार्च 1980 को स्थापित हुआ था। इसका पंजीयन फर्म्स एवं सोसाइटीज भोपाल द्वारा किया गया था। तो उद्यमी विकास संस्थान के से संबंधित ये दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल एंड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो पहला है, जनजाति कार्य विभाग मंत्री इस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष हैं। दूसरा, जनजाति कार्य विभाग के प्रमुख सचिव इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष होते हैं। सोसाइटी के संचालक मंडल की बैठक प्रति 3 माह में आयोजित किए जाने का क्या है? प्रावधान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। तीनों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो की गई थी, ये कब की गई थी? ये 29 जून 1995 को की गई थी। कब की गई थी? 29 जून 1995 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला अनुसूचित जनजाति कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक में। तो भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह अमरकंटक में स्थित है। यह भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय। तो इस दिए गए ऑप्शन में सभी कथन जो है वो क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग के संबंध में मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई। सेकंड ऑप्शन है, 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये दोनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में वर्ष 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई, और 1965 में इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग कर दिया गया। दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1984 में। इसके बाद नर्थ का फुल फॉर्म क्या है? तो नर्थ का जो अगर हम बात करें फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के संबंध में सत्य कथन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जबलपुर में 1984 में की गई थी। इसके बाद है बिल्कुल सही है कि जो ये नॉर्थ है यह राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना जबलपुर में कब की गई थी? 1984 में। RMRCT अपनी मुख्य इमारत में अप्रैल 2002 में स्थानांतरित की गई, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम 2014 में राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान कर दिया गया था। तो ये दिए गए तीनों ही ऑप्शन अपने आप में क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया था? तो आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? 9 जनवरी 1984 को किया गया। आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? 9 जनवरी 1984 को किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि अर्जुन सिंह के समय पे आदिवासी प्रकोष्ठ का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार परिषद वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में स्थापित है? तो भारत के कितने राज्यों में? 10 राज्यों में आदिवासी सलाहकार परिषद जो है वो क्या है? स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 244 के खंड 1 के तहत आदिवासी सलाहकार परिषद का क्या किया गया है? गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी सलाहकार परिषद में अधिकतम सदस्यों की
संख्या निर्धारित है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं? तो इसकी जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है? बालक क्रीड़ा परिसर श्योपुर एथलेटिक्स के लिए है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बालक क्रीड़ा परिसर खरगोन जिम्नास्टिक के लिए। तीसरा, कन्या क्रीड़ा परिसर जबलपुर साइकिलिंग के लिए है। कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ जो है वो बैडमिंटन के लिए। तो ये जो है ये क्या है? डी ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है। कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ किसके लिए है? तो ये तीरंदाजी के लिए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के संबंध में सत्य कथन हमको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला है कि यह 2001 को स्थापित हुआ। इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस दिया गया था। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको 2001 में स्थापित किया गया और इसे कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत क्या किया गया था? लाइसेंस दिया गया था। तो इसमें जो ये दोनों ही कथन अपने आप में सही है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्या होगा? ट्राइफेड का जो फुल फॉर्म है ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की स्थापना 1977 में की गई थी। इसके बाद बादल भोई आदिवासी संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी? 1954 में की गई थी। राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना 1964 में की गई थी। सहरिया जनजाति संग्रहालय की स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1990 में की गई थी। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1977, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय 1954, राज्य जनजाति संग्रहालय 1964 और सहरिया जनजाति संग्रहालय की स्थापना 1990 में। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो वन्या प्रकाशन कब से? 2021 से। आदिवर्त आदिवासी कला संग्रहालय 2006 से। गोंडी हिंदी शब्दकोश जो है ये कब से? तो ये जो है ये 2001 से। और मवासी जनजाति के पारंपरिक लोकगीतों के कब से किया जा रहा है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर 1980 होगा। तो दिए गए ऑप्शन में क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जितने भी एमसीक्यूज दिए थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमने इसको कवर किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।